हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अदर। रिफ्लेक्शन में क्या होता था? लाइट टकरा के सेम मीडियम में वापस आ जाता था। इन रिफ्रैक्शन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट अपना पाथ चेंज कर लेता है, कुछ बेंड हो जाता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब हमारे पास दो टाइप के मीडियम्स होते हैं। वन इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड अदर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ये डेंसर का मतलब है ऑप्टिकली डेंसर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। एंड ऑप्टिकली रेयर, तो सबको पता है जैसे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा होता है? ऐसा नहीं इसकी मास डेंसिटी ज्यादा है कि ज्यादा कंसेंट्रेशन है, नहीं। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, कम हो। तो हम ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयर पढ़ते हैं। ऑप्टिकली डेंसर मतलब जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो, एंड ऑप्टिकली डेंसर जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो। तो लाइट जब डेंसर टू रेयर जाता है तो किस तरह बेंड करता है? मान लो उसका ये पाथ था, वो इस पाथ से किसी और डायरेक्शन में बेंड कर जाता है। किस तरफ? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड अगर वो रेयर टू डेंसर ट्रेवल करे, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? छोटा होता है। तो व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन मैंने बताया था चेंज इन पाथ, या अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना चेंज हो गया। तो पहले लाइट का ये पाथ आ रहा था, अब इस तरफ चला गया, तो दिस इज डेविएशन। तो अगर तुम्हारा आर बड़ा हो तो आर माइनस आई, और इस केस में ये ओरिजिनल पाथ था, ये टोटल एंगल है आई, ये एंगल है आर, तो ये हमारा डेविएशन है। तो कितना हो गया डेविएशन? देखो ये आई, ये भी पूरा भी आई होगा, ये आर, ठीक है। तो डेविएशन इज आई माइनस आर। तो इसमें लाइट किस तरफ बेंड करता है? लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका क्या रीजन रहता है वो आगे सीखेंगे। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। यहां पे आता है रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इनका जो प्लेन है वो सेम है, जैसे तीनों इस नोटबुक के प्लेन में लाई करें। ऐसा नहीं कि रिफ्रैक्टेड रे इस प्लेन के बाहर आ गया। सेकेंड इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ सबने पढ़ा होगा 10th में। क्या था? साइन आर बाय साइन आई इज इक्वल टू n1 बाय n2। या देखो मैं कैसे याद रखता हूं, यहां पे n की जगह ना म्यू यूज करेंगे, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू। तो हम करते हैं म्यू1 साइन आई इज म्यू2 साइन आर। मैं ये याद रखता हूं। और इसको याद रखने का तरीका देखो, कुछ कई बार ये कंफ्यूज आते हैं कौन सा आई कौन सा आर। कुछ नहीं, ये म्यू1 है, इसमें कितना एंगल बना रहा है आई, तो म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2। इसमें कितना एंगल बना रहा है आर, म्यू2 साइन आर। तो इस फॉर्मूला किससे मत याद रखो, इससे याद रखो म्यू1 इंटू साइन ऑफ जितना इसमें एंगल है, म्यू2 जितना साइन ऑफ इसमें एंगल है। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये म्यू की हम जो बात कर रहे हैं, या एन से डिनोट करते थे या म्यू से। तो व्हाट इज म्यू? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम हम डिफाइन करते हैं, किसी मीडियम का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। जितना मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो फिक्स है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। सी का वैल्यू कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वेरी करेगा। जितना स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ज्यादा होगा, म्यू का वैल्यू उतना कम होगा। जितना स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कम होगा, म्यू का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो जिसका म्यू ज्यादा होता है, ठीक है, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है। तो म्यू जितना ज्यादा होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। स्पीड उस मीडियम में, स्पीड इन मीडियम उतना ही क्या होगा?
कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हमेशा हम सी से डिनोट करते हैं, जैसे उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ अपॉन वी। वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में। तो म्यू इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता स्पीड बाय स्पीड। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें दे रखा है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे करोगे? इस टाइप के क्वेश्चंस हम करते थे 10th में। क्या 3 × 10⁸ अपॉन वी, 2 × 10⁸, ये आ गया 3/2 मतलब 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें दे रखा है, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हमें क्या दे रखा है? म्यू बता रखा है, हमें वी पूछा हुआ है। तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, या वी कितना आ गया? सी बाई म्यू। तो ये कितना आ गया? 3 × 10⁸ बाई म्यू 4/3, तो आ गया 9/4 × 10⁸, या 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम का अगर तुमसे कोई पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो अगर मेरा मीडियम भी वैक्यूम हो गया तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कितना होगा? 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब हम बात करें एसटीपी पे, एसटीपी कंडीशन जो पढ़ते हैं ना, एसटीपी पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है अप्रोक्सीमेटली 1.00029 या 1.0003। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको कितना लेके चलेंगे? 1 में। तो जैसे तुम्हें कोई क्वेश्चन आए कि एक रे ऑफ लाइट एयर से किसी ग्लास में ट्रेवल कर रहा है, तो एयर का हो या वैक्यूम का हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें कितना कंसीडर करना है? 1। नेक्स्ट, म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि म्यू क्या होता है? सी बाई वी। अब किसी भी मीडियम में जो स्पीड है लाइट की, वो वैक्यूम की स्पीड से या तो कम होगी या बराबर होगी। तो v, क्योंकि v इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू c, तो जो ये जो c बाई वी है इज ऑलवेज क्या होगा? इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वैक्यूम और एयर के लिए इसका वैल्यू होता है 1, बाकी सब मीडियम्स के लिए इसका वैल्यू 1 से बड़ा आता है। नेक्स्ट, मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी आर डिफरेंट टर्म्स। मास डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, उसका कंसेंट्रेशन से रिलेशन होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी होता है किससे रिलेशन? कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कैसी है। जनरली जिसका मोर ज्यादा मास डेंसिटी हो, जैसे अगर मैं कोई भी दो मीडियम्स को कंपेयर करूं, तो जिसका मास डेंसिटी ज्यादा होगा, पानी और ग्लास, तो ग्लास का मास डेंसिटी क्या है? ज्यादा, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होता है। बट दिस केस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, ऑयल पानी में तैरता है ना, तो ऑयल का डेंसिटी, मास डेंसिटी तो कम होता है, बट जबकि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी पानी से ज्यादा होता है। तो कई बार ये बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या कोई ऐसा एग्जांपल दो जिसका मास डेंसिटी कम हो, ठीक है, या मास डेंसिटी ज्यादा हो और ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो। तो कह दोगे कि वाटर का मास डेंसिटी ऑयल के कंपैरिजन में ज्यादा है बट ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर और वैक्यूम का याद रखना है। वाटर का दिया हो भी सकता है, नहीं भी दिया हो सकता, बट ये याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 या अप्रोक्सीमेटली 1.33। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्लास होते हैं। जनरली जो तुम्हें क्वेश्चन आएंगे उसमें 1.5 दिया होगा, ठीक है, बट ऐसा कोई रटो मत। जनरली ग्लास का जो नॉर्मल हम ग्लास लेते हैं उसका 1.5 के आसपास दिया रहता है क्वेश्चन में, बट ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर याद कर लो, मोस्टली क्वेश्चन में दे देगा, बट फिर भी सेफ साइड होने के लिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखो, इट इज 1.33। एयर और वैक्यूम का ये तुम्हें नहीं दिया होगा किसी भी क्वेश्चन में, ये हमें याद करना है, ये कितना होता है? 1। नेक्स्ट टर्म इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कैसे लिखते हैं? जैसे रिलेटिव वेलोसिटी VAV, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू v, ऐसे μ2 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, μ2 1, μ2 1, ठीक है, कई बार ऐसा भी लिखा होता है। ये सबका मीनिंग यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1।
तो μ2 की वैल्यू कितनी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, तो c/v2 अपॉन c/v1। μ2 होगा c/v2, μ1 c/v1, तो ये कितना आ गया v1/v2। ऐसे अगर मैं μ12 की बात करूं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ μ12, वो कितना होगा μ1/μ2 या 1 अपॉन μ2/v1। तो μ21 इज 1 अपॉन μ12। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। कोई भी दो EM वेव उठा लो, इन वैक्यूम सबका जो स्पीड होता है सेम होता है, रेड कलर वॉयलेट कलर सबका, कोई भी रे उठा लो, एक्स रे उठा लो, सबका वैक्यूम में स्पीड क्या रहता है, सेम रहता है। बट डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में जब वो रेज जाती हैं उनका स्पीड वेरी करता है। तो व्हेन वन वेव ट्रेवल्स फ्रॉम, मान लो जैसे इसमें हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो कोई एक रे, मान लो वॉयलेट रे एयर से किसमें गया, ग्लास में चला गया या पानी में चला गया। तो जब कोई भी एक रे, जब हम वेव्स में पढ़ते हैं, कोई भी एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो उसकी क्या चीज सेम रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, लैम्डा। ठीक है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ट्रेवल करेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, तो वेलोसिटी होता है लैम्डा एफ। तो μ2/μ1 ये कितना आया था, v1/v2। v1 को लिख दिया लैम्डा 1f, जो इस मीडियम में उसका वेवलेंथ, ये इस मीडियम में वेवलेंथ। तो μ2/μ1 इज लैम्डा 1/λ2, मीनिंग म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो हमसे कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द रीजन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट क्यों बेंड करता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। तो उसका रीजन इज, व्हाट इज द रीजन फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेवलेंथ। उसका वेवलेंथ है इज द रीजन फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट। तो इससे क्या पता लगता है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जब एक कलर या एक कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसके वेवलेंथ में चेंज आता है। अगर म्यू इंक्रीज कर जाए तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, और अगर तुम्हारे पास म्यू डिक्रीज कर जाए, जिस मीडियम से आ रहा था, जैसे मीडियम 1 से मीडियम 2 में गया, अगर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा, और अगर तुम्हारे पास 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा। तो जैसे मान लो हमारे पास ये रे आ रहा है, ठीक है, तो अगर ये रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रहा है, ये डेंसर है, ये रेयर है, म्यू कम हो गया तो वेवलेंथ इसका बढ़ जाता है। तो ये जो पाथ है ना, वो पाथ बड़ा ट्रेवल करके जाता है। और ऐसे ही अगर तुम्हारे पास रे रेयर टू डेंसर आ रहा हो, तो जैसे ज़्यादा वेवलेंथ आ रही है, वो क्या करता है, उसका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या कर जाएगा, डेंसर में आ रहा है, म्यू बढ़ गया, वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर, उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, और रेयर टू जब वो डेंसर में आता है तो स्टार्टिंग में उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, बाद में आके उसका वेवलेंथ कुछ कम हो जाता है। तो फॉर सेम वेव इन 2 डिफरेंट मीडियम्स, रिफ्रैक्ट उसका वेवलेंथ वेरी करता है या स्पीड वेरी करता है। जितना म्यू ज़्यादा होगा, म्यू लैम्डा उतना ही कम होगा। हाँ, ये नहीं कह सकते कि डिफरेंट वेव्स के लिए म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये गलत है। ये हमने जो कंपैरिजन किया, हमने सेम वेव के लिए कंपैरिजन किया इन डिफरेंट मीडियम। ये भी हम कहते हैं, ये हमें देता है कोचीज इक्वेशन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में रिलेशन। वो कहता है a प्लस बी बाय लैम्डा प्लस सी बाय लैम्डा स्क्वायर। इससे हमें पता लगता है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। यहाँ से ये चीज़ कंफर्म नहीं होती, यहाँ से ये बताता है कि सेम वेव 2 डिफरेंट मीडियम में है। यहाँ पे बताता है 2 डिफरेंट वेव्स हैं, ठीक है,
अलग अलग वेवलेंथ के, उससे म्यू का क्या फर्क पड़ेगा? जितना वेवलेंथ ज़्यादा होगा उतना तुम्हारे पास म्यू क्या होगा? कम। जैसे रेड कलर है और वॉयलेट कलर है, रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो ज़्यादा होता है वैक्यूम में और वॉयलेट कलर का कम होता है। रेड का जो हम एक जो पैटर्न बोलते हैं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, तो रेड कलर का वेवलेंथ होता है 700 नैनोमीटर एंड वॉयलेट का होता है 400 नैनोमीटर। तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा, और वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से ये नहीं पता लगता है, यहाँ पे हम सेम वेव को कंपेयर कर रहे हैं। जब वो दो डिफरेंट मीडियम में जा रहा है, दो अलग अलग वेव्स को कंपेयर नहीं करते, वो तो यहां से कोचीज इक्वेशन कहते हैं इसे। इफ a wave has speed v and wavelength lambda in vacuum, find its speed in a medium of refractive index mu। तो कैसे फाइंड करें? mu2 by mu1 is equal to v1 by v2। हमें किस किस को कंपेयर करना है? वैक्यूम और मीडियम। मान लो मैं वैक्यूम को ले रहा हूँ mu1, तो वो हो गया 1, और दूसरे मीडियम को ले रहा हूँ mu2, वो हो गया म्यू। v1 वैक्यूम में कितना स्पीड है? c, किसी मीडियम में v, तो v इज इक्वल टू सी बाय म्यू। ये हमें पता भी है, तो डायरेक्टली देखो, क्योंकि म्यू डिफाइन ऐसे किया था कि v इज इक्वल टू सी बाय म्यू, या म्यू इज इक्वल टू सी बाय p। अगर हम बात करें ऐसी वेवलेंथ की, तो mu2 बाय mu1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। mu1 क्या है तुम्हारे पास? mu1 क्या है हमारे पास? mu1 इज वैक्यूम, तो 1, mu2 म्यू बाय 1, ये हो गया लैम्डा किसमें? वैक्यूम में, और ये किसमें हो गया? लैम्डा इन मीडियम। तो किसी भी मीडियम में तुम्हारा जो वेवलेंथ होता है वो कितना हो जाता है? लैम्डा इन वैक्यूम बाय म्यू। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है कोई भी वेव, उसकी स्पीड में वेरी करता है और उसका जो वेवलेंथ है वो भी वेरी करता है। जैसे स्नेल लॉ के एप्लीकेशन देखते हैं, एक रे आ रहा है, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? √2, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, तो हमें फाइंड करना है फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कैसे लगाना है? ये 1 मीडियम, ये 2, तो mu1 साइन i इज इक्वल टू mu2। mu2 कितना है तुम्हारे पास? किस तरह बेंडिंग होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो mu2 साइन r। तो यहां से r का वैल्यू निकाल लो, साइन 30 होता है कितना? 1/2, तो साइन r आ गया 1/√2। यहां से आ गया r इज 45 डिग्री। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें मैंने मीडियम चेंज कर दिया। वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, डेंसर से रेयर में आ रहा है, बट अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। इससे ना मैं कोई चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं, पहले इसको सोल्व करो। क्या लिखेंगे? mu1 साइन i इज इक्वल टू mu2 साइन r। तो r कितना आ गया तुम्हारे पास? साइन r इज 1 या r इज 90 डिग्री, ऐसे कुछ रे चला जाएगा 90 डिग्री पे। तो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? r बढ़ा है, तो पहले इधर आ रहा था 30 डिग्री पे 60 डिग्री डेविएट हो गया, या डेल्टा इज r माइनस आई। अगर r बढ़ा हो तो r माइनस आई। 90 माइनस 30 कितना हो गया? 60 डिग्री। पिछले केस में हमारा जो डेविएशन था, वहां पे डेविएशन था सिर्फ 45। वहां पे कितना डेविएशन था? 45 डिग्री बाद का एंगल था, और इनिशियल एंगल कितना था? 30। तो यहाँ पे हमारा जो डेविएशन था वो कितना था? 45 माइनस 30, दैट इज 15 डिग्री। तो जितना तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस ज्यादा होता है, उतना तुम्हारे पास बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होता है। तो जो स्नेल्स लॉ लिखते हैं ना, साइन i बाय साइन r, mu2 बाय mu1 या mu21, तो इसलिए ये टर्म है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जितना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगा। तो जैसे यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? √2।
यहाँ पे तुम्हारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डेंसर बाय म्यू रेयर कितना हो गया 2। तो यहाँ पे जो तुम्हारा बेंडिंग है वो ज़्यादा है, तो हायर इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट किसका, म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर। जितना ये वैल्यू ज़्यादा होगा उतना बेंडिंग ज़्यादा होगा। जैसे भी ये देखो 4 और 2, और यहाँ पे था 2 और 1, तो ऐसा नहीं इसमें बेंडिंग ज़्यादा होगा, इसमें सेम बेंडिंग होगा क्योंकि रेशो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे भी सॉल्व करो, तुम्हारा 90 डिग्री आएगा। देखो लगा के देखो, 4 sin 30 इज इक्वल टू 2 sin 90। तो कितना हो गया तुम्हारे पास, वही आ गया 2 sin 30, 1 इज इक्वल टू साइन आर। तो आर तुम्हारे पास 90 डिग्री आएगा। तो वॉयलेट कलर डेविएट्स मोर देन रेड लाइट। क्या रीज़न है, क्योंकि वॉयलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है। तो जब मान लो तुम्हारे पास कोई रे आ रही है एयर से, मान लो किसी वाटर में चला गया या ग्लास लैब में चला गया, तो कौन सा रे ज़्यादा बेंडिंग करेगा, क्योंकि वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये रेशियो उसका ज़्यादा होगा, डेंसर बाय स्मॉलर। तो उसका वॉयलेट का जो बेंडिंग है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू रेड। ठीक है, रेड का बेंडिंग कम है, वॉयलेट का बेंडिंग ज़्यादा है, दोनों केसेस में टुवर्ड्स द नॉर्मल भी अवे फ्रॉम द। नेक्स्ट टर्म इज ऑप्टिकल पाथ। व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ? If light travels a distance x in a medium of refractive index mu, the equivalent path in vacuum that the light will travel in the same time is mu x, which is called optical path. जैसे हमारे पास मान लो कोई एक स्लैब है, ग्लास स्लैब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। यहाँ पे एक लाइट ने किसी x टाइम, किसी भी टाइम t में x डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर यही सेम वेव एयर में ट्रेवल कर रहा होता तो इसने कितना, या वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा था, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता सेम टाइम में, वो कह रहा है दैट इज ऑप्टिकल पाथ विच इज म्यू टाइम्स एक्स। करके देख सकते हो ये प्रूफ। यहाँ पे इस मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, एक्स। कितनी स्पीड होगी यहाँ पे, इट इज सी बाय म्यू, तो म्यू एक्स बाय सी। और मान लो यहाँ पे वाई डिस्टेंस ट्रेवल करा, कितनी स्पीड के साथ, सी स्पीड, तो कितना टाइम लगा हुआ ये, और ये कह रहा है ये दोनों टाइम बराबर है। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये जो y कितना आता है वो म्यू एक्स के बराबर आता है। ऑल्सो द नंबर ऑफ वेव्स इन पाथ x इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x म्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन ऑप्टिकल पाथ म्यू एक्स इन वैक्यूम। सेम इसी तरीके से अगर ये तुम्हारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स कैसे निकालते हैं, जैसे व्हाट इज वेव नंबर, वेव नंबर इज 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं, तो इसलिए 1 बाय लैम्डा, 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स कैसे निकाल सकते हो, जैसे मैं बोलूं कि ये 10 मीटर का पाथ है और एक वेवलेंथ कुछ बता दिया मैंने, एक वेवलेंथ है 2 मीटर, तो कितने नंबर ऑफ वेव्स आएंगे, 10 मीटर अपॉन वेवलेंथ से डिवाइड कर दो, यही वेवलेंथ हो गया ना। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि x लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स होंगे, तो एक चीज और, मान लो यहाँ पे y लेंथ है, इस अगर तुम्हारे पास वैक्यूम में वेवलेंथ है लैम्डा, तो सेम वेव का इस स्लैब में कितना वेवलेंथ होगा, लैम्डा बाय म्यू। तो कितने नंबर ऑफ वेव्स आएंगे यहाँ पे, x अपॉन लैम्डा बाय म्यू, और यहाँ पे y बाय लैम्डा, ये कहता बराबर है। तो यहां से सोल्व करके देखो, y इज इक्वल टू म्यू टाइम्स x। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, देखो तुम्हें ना क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में तुम्हें उसका क्या दिया होगा, वेवलेंथ दिया होगा। वेवलेंथ वो वैक्यूम में देगा, तुम्हें बोलेगा कि इसमें नंबर ऑफ वेव्स कैलकुलेट करो। दो मेथड है इसको करने के। एक तो क्या है कि अगर उसका वेवलेंथ वैक्यूम में है लैम्डा, तो इस मीडियम में कितना वेवलेंथ होगा, लैम्डा बाय म्यू। तो नंबर ऑफ वेव्स कितने आएंगे, x अपॉन लैम्डा बाय म्यू। लेंथ हो गया x, इस मीडियम में कितना लेंथ है x, कितना वेवलेंथ है लैम्डा बाय म्यू। सेकंड मेथड क्या है, इसका पाथ ही चेंज कर लो वैक्यूम के हिसाब से। भाई अगर यही सेम वेव अगर वैक्यूम में गया होता तो ऑप्टिकली कितना पाथ ट्रेवल करा होता, म्यू एक्स, और वेवलेंथ कौन सी लेंगे हम, वैक्यूम वाली। देखो बात एक ही है, या तो पाथ किसका ले लो, इस मीडियम का, और वेवलेंथ भी इस मीडियम की लो। बट जनरली जो क्वेश्चन तुम्हारे पास आएंगे
उसमें ये जो वेवलेंथ दिया हुआ किसका दिया होगा, मीडियम का, उसका मीडियम का नहीं दिया होता, ये वैक्यूम का दिया रहता है। तो हम क्या करते हैं, किस पाथ को ही कन्वर्ट कर लेते हैं कि अगर इस मीडियम में एक्स लेंथ ट्रेवल करा तो ऑप्टिकली इसने कितना पाथ ट्रेवल किया वैक्यूम, अगर वैक्यूम होता तो म्यू एक्स, और वेवलेंथ वैक्यूम का। जैसे फाइंड द नंबर ऑफ रेज इन अ स्लैब ऑफ थिकनेस 1.2 मिलीमीटर व्हेन अ रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इन वैक्यूम, ये वेवलेंथ वैक्यूम में ट्रेवल्स थ्रू इट, ये थिकनेस दे रखा है, कहता है इसमें कितने नंबर ऑफ वेव्स आएंगे। तो देखो ऑप्टिकल पाथ का कैसे यूज कर रहा हूं और विदाउट उसके कैसे करूंगा। कितना डिस्टेंस है ये, 1.2 मिलीमीटर। एक तरीका तो ये है कि ये इसका डिस्टेंस हो गया अपॉन वेवलेंथ, इस मीडियम में कितना वेवलेंथ है, अगर तो वेवलेंथ मीडियम का दिया होता सीधा डिवाइड कर देता, बट जनरली देखना ये जो वेवलेंथ दिया होगा वैक्यूम का दिया होगा, तो इस मीडियम में कितना वेवलेंथ होगा, लैम्डा बाय म्यू। तो कितना हो गया, म्यू टाइम्स 1.2 मिलीमीटर बाय लैम्डा। या एक सेकंड मेथड हम क्या करेंगे सीधा, भाई ये तो पाथ इस मीडियम में ट्रेवल किया, वैक्यूम में कितना ट्रेवल करेगा, म्यू टाइम्स 1.2 मिलीमीटर अपॉन वेवलेंथ ऑफ वैक्यूम से डिवाइड कर दो। कितना आ गया ये, 4/3 इंटू 1.2 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर अपॉन 400 नैनोमीटर 10 की पावर -9। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। ये कट गया 100, ठीक है, ये आ गया 0.4, तो कितना आ गया 0.4 इंटू 10 की पावर -3 बाय 10 की पावर -7। ये ऊपर जाके 10 की पावर कितना हो जाएगा, +4, 0.4 या 4 इंटू 10 की पावर 3, तो 4000 वेव्स आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट इसी कंसेप्ट को अगर हम कंटिन्यू करें तो क्या कह रहा है, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इन वैक्यूम। अब ये वेवलेंथ हमें किस में दी हुई है, ये वैक्यूम में बताया कि वैक्यूम में इतनी वेवलेंथ है, ट्रेवल्स थ्रू सेम थिकनेस इन ग्लास एंड वाटर, द डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव्स इज 400, फाइंड द थिकनेस। ठीक है, अब इसमें क्या करना चाहते हो, या तो अपना क्या करो, वेवलेंथ को चेंज करो, या तुम्हारे पास पाथ को चेंज कर लो। तो मैं पाथ को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो ये एक्स लेंथ ट्रेवल कर रहा है किसमें, एक तो वाटर में और एक कर रहा है किसमें, ग्लास में। तो ग्लास में अगर करा होता, ग्लास में नंबर ऑफ वेव्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास, ठीक है, नंबर है म्यू ग्लास इंटू एक्स, ये हो गया ऑप्टिकल पाथ अपॉन वेवलेंथ इन वैक्यूम। तो म्यू ग्लास कितना है, इट इज 3/2 इंटू एक्स बाय लैम्डा, ठीक है, 500 नैनोमीटर, वो वैल्यू हम बाद में फिल कर लेंगे। सेकेंड, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स या नंबर ऑफ वेव्स इन वाटर, वाटर में कितने वेव्स आ रहे हैं, इट इज म्यू वाटर इंटू एक्स बाय लैम्डा, तो 4/3 एक्स बाय लैम्डा। किसमें ज़्यादा है, 3/2 ज़्यादा होता है, तो ठीक है, इसमें ग्लास में वेव्स ज़्यादा होंगे, इसने बोला डिफरेंस इज 400, तो नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास माइनस नंबर ऑफ वेव्स इन वाटर इज इक्वल टू 400। ये कितना आ गया, 3/2 एक्स बाय लैम्डा माइनस 4/3 एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू 400। यहाँ से अपना कैलकुलेशन कर लो, x बाय लैम्डा आ गया 500 नैनोमीटर, मतलब 500 इंटू 10 की पावर -9, ये कॉमन निकाल लिया। 3/2 माइनस 4/3, ये कितना बनेगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 9 - 8, 1/6 इज इक्वल टू 400। या x आ गया 400 गुना 6 गुना 500 गुना 10 की पावर -9, तो 6 चौका 24, 24 5 120 गुना 10 की पावर -5, या 1.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, या 1.2 मिलीमीटर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, ये हम वेव ऑप्टिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे सीखो पहले क्या क्वेश्चन है। अ वेव ट्रेवल्स लेंथ t, ये कोई स्लैब है, लेंथ t इन अ ग्लास स्लैब, एक वेव
ग्लास स्लैब में से ट्रेवल करके गया, और दूसरे ने यही जो लेंथ था वो किस में ट्रेवल किया, वैक्यूम में। फाइंड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो इसका ऑप्टिकली कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है, और किसका पाथ, किसने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया। तो वैक्यूम वाली ने कितना पाथ ट्रेवल किया, टी। देखो बाकी सब तो पाथ सेम है, वैक्यूम में ही आ रहा था ना चल के, तो ये भी वैक्यूम में, यहाँ भी सेम है, इसके बाद भी दोनों वैक्यूम है, तो ऑप्टिकल पाथ सेम है। यहाँ पे फर्क पड़ गया, इसने कितना पाथ ट्रेवल किया वैक्यूम वाली ने, टी। इसने करा तो टी है, बट इसका ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, इसका ऑप्टिकल पाथ इज म्यू टी। तो किसने पाथ ट्रेवल ज्यादा किया, जो ग्लास स्लैब में से गया था। तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, इट इज म्यू टी माइनस टी, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। विच वेव हैज ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस, या विच वेव हैज ट्रेवल्ड मोर ऑप्टिकल पाथ, किसने ट्रेवल किया, स्लैब। तो ग्लास स्लैब wave in glass slab has traveled more optical path, किसके कंपैरिजन में, कंपेयर टू वेव इन वैक्यूम। ठीक है, तो इस टाइप से हम यूज करेंगे। अगर इसने टी लेंथ ट्रेवल किया, हम बोलेंगे कि ऑप्टिकल पाथ इसने म्यू टी ट्रेवल करा है, और वैक्यूम वाली ने सिर्फ टी ट्रेवल करा। तो जैसे हम पाथ डिफरेंस निकाल के फिर मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे, तो ये करेंगे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8 इफ वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टली, फाइंड वेलोसिटी एंड वेवलेंथ इन वाटर। तो μ2 बाई μ1 कितना होता है, इट इज v1 बाई v2 या λ1 बाई λ2, इसका यूज करना हमें। μ2 मान लो मैं ये लिख रहा हूँ, म्यू ग्लास बाई म्यू वाटर इज v वाटर बाई v ग्लास लैम्डा वाटर बाई लैम्डा ग्लास। म्यू ग्लास बाई म्यू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में, इट इज गिवन 9/8। वेलोसिटी ग्लास में है 2 इंटू 10 की पावर 8, और वेवलेंथ ग्लास में कितना दे रखा है, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से सॉल्व कर लो, वेलोसिटी इन वाटर आ जाएगा 9/4 इंटू 10 की पावर 8 या 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे जब वेवलेंथ फाइंड करोगे, ये आ जाएगा 9/2, 9000/2 40 500 एंगस्ट्रॉम।